हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है निकिता और स्वागत है आप सभी का हमारी इस इंग्लिश क्लास में। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो और मेरे पीछे पढ़ पा रहे हो कि आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही एडवेंचरस स्टोरी, एक फैमिली की। टाइटल है इस चैप्टर का नाम वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन बी टुगेदर। हमें मरने से डर नहीं लगता अगर हम सभी साथ हैं। देखो, जिंदगी में ना हम सभी के कोई ना कोई ऐसी चीजें होती हैं जिससे हम काफी ज्यादा डर जाते हैं, जिसमें हमें लगता है कि भाई साहब अब ये जो मोमेंट आ गया है लाइफ में, इस मोमेंट से हम कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे और अब कुछ नहीं बचा है, हमें गिव अप कर देना चाहिए। लेकिन ये एक ऐसी स्टोरी है जो आपको बताता है कि हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें अपने लास्ट ब्रेथ तक मतलब फाइट करते रहना चाहिए। और यही जो कंसिस्टेंसी है ना, यही जो जज्बा है ना कि हम बस लड़ते चले जा रहे हैं, तो समय बदलेगा और हम अपनी मुसीबतों से भी बाहर आ सकते हैं। अगर हम ट्राई ही नहीं करते, हम गिव अप कर देते हैं, तो फिर तो जाहिर सी बात है कि हमें हारना ही हारना है। सो ऐसी ही एक स्टोरी है एक परिवार की कि कैसे वो मुसीबत में फंस जाते हैं लेकिन गिव अप नहीं करते, डरते नहीं हैं, ब्रेवरी के साथ वो सामना करते हैं उस सिचुएशन का और उस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये लिखा गया है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट के द्वारा। अब ये दोनों कौन है, जरा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। वैसे गॉर्डन कुक जो है, इनको ना सेलिंग का काफी शौक है। सेलिंग आप समझ रहे हैं क्या होता है? सेलिंग फॉर एग्जांपल, जैसे ये बोट है, बोट को लेकर के ऐसे पानी में उतर जाना और पानी में मतलब ऐसे सफर करना, उसे हम एक तरीके से सेलिंग कह सकते हैं। ठीक है, सो उनको सेलिंग का काफी शौक था। उन्होंने 2 टाइम कैनेडियन ओलंपिक में भी वो जा चुके हैं। सो ये एक्चुअल में हमारे दोनों ही राइटर्स के बारे में एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, इसको जरूर पढ़ लेते हैं। ये इसलिए जरूरी है इंफॉर्मेशन जानना बिकॉज आपको जरूरी नहीं है कि तुम्हारे एग्जाम में तुमसे डायरेक्टली पूछ ले कि भाई बताओ कि ये जो चैप्टर है ये किसने लिखा है, बल्कि क्या हो सकता है आप लोगों को आंसर राइटिंग में मदद मिलेगी। जब भी आप आंसर लिखोगे तो आपको पता रहेगा कि आप किस बारे में लिख रहे हो, कौन राइटर है। इससे आपका आंसर और भी ज्यादा अच्छा बनता है, प्रेजेंटेबल बनता है। ठीक है, सो गॉर्डन कुक, born in December 3, 1978 in Toronto, is a 2-time Canadian Olympic sailor। तो जैसे कि मैं बता रही थी, 2 बारी कैनेडियन ओलंपिक सेलर ये रह चुके हैं। तो इनका पैशन था, एक होता है ना जज्बा, जुनून एकदम की मुझे सेलिंग करनी है, काफी पसंद है। तो इन्हें ये चीज काफी पसंद थी, एक्टिविटी इनको बहुत ही ज्यादा पसंद थी। He sails for the Royal Canadian Yacht Club। He is the son of computer scientist Stephen Cook। ये किसके बेटे हैं? कंप्यूटर साइंटिस्ट स्टीफन कुक के बेटे हैं गॉर्डन कुक। अच्छा, इनके साथ जो एलन ईस्ट हैं, जिन्होंने साथ में ये जो मिलकर के ये पूरा चैप्टर लिखा है, ये एलन गॉर्डन, born 23rd June, is the author of several historical mysteries, the first of which is based on the character from William Shakespeare's Twelfth Night। तो इन्होंने भी बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। सो अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जिस फैमिली के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो फैमिली एकदम एडवेंचर में जाती है और उनके साथ क्या होता है, वो फैमिली है गॉर्डन कुक की। गॉर्डन कुक खुद उस आप कह सकते हो कि उस दिक्कत भरी घड़ी में, उस तूफान में, उस प्रॉब्लम में फंसे थे। इनके छोटे छोटे बच्चे, 6-7 साल के बच्चे और इनकी वाइफ, ये सभी, ये चारों लोगों की जो छोटी सी फैमिली है, ये एक बहुत ही बड़े तूफान में फंस गई थी। तो ये खुद उस चीज को एक्सपीरियंस कर चुके हैं और वहां से जिंदा बाहर निकले हैं। तो यहां पर इस चैप्टर में हमें सीखने को यही मिल रहा है कि विल पावर, हमें कभी भी ना, हमारी विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। यार देखो, मुसीबतें हर किसी की लाइफ में आती हैं। वो अलग बात है कि हमें हमारे टाइम पे ना हमारी मुसीबत बहुत ज्यादा बड़ी लगती है। हमें लगता है कि भाई बस ये पहाड़ मुसीबत का मुझ पे ही टूट पड़ा है, पता नहीं मैं इससे निकल पाऊंगा नहीं निकल पाऊंगा, और बहुत ऑल सॉर्ट्स ऑफ जो थॉट्स है हमारे दिमाग में आने लग जाते हैं और वो जो है ना हमें और वीक बनाते चले जाते हैं। लेकिन एक मोमेंट आता है जहां पर आपके पास चॉइस होती है, या तो गिव अप कर दो या तो कंटिन्यू करो। और अगर आप कंटिन्यू करने के लिए ऑप्ट करते हो, अगर आप कंटिन्यू करते हो उसी रास्ते पे, तो भाई वो जो विल पावर है ना तुम्हारी, देखना उसका जो रिजल्ट है वो बेहतर ही निकलता है। वही हम इस चैप्टर में भी सीखेंगे। तो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपका इनसे मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये है हमारे ब्रिटिश एक्सप्लोरर जेम्स कुक, इनका नाम है। ठीक है, जेम्स कुक, यहां पर मैं लिख देती हूं। अब इनका बहुत ही बड़ा रोल है इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर। क्या रोल है इनका वो मैं आपको बता देती हूं। ब्रिटिश एक्सप्लोरर है ये। ठीक है, तो हाँ जी, ब्रिटिश एक्सप्लोरर। तो जेम्स कुक जो है, इन्होंने ना ये चैप्टर जब लिखा गया है, जिस समय पर गॉर्डन कुक अपनी फैमिली के साथ निकले थे सेल करने, उससे 200 साल पहले जेम्स कुक ने सेल किया था
अराउंड द वर्ल्ड इन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था, आप कह सकते हो, वाटरवेज से सेल करते हुए नाव में, और इनसे इंस्पिरेशन ली थी हमारे गॉर्डन कुक ने। वो इंस्पायर्ड थे, बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे कि भाई मुझे भी ना इसी बंदे की तरह जिस जिस रास्ते से होते हुए इन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था उसी रास्ते को सेम मैं कॉपी करूंगा, उस पूरे ट्रिप को, उस पूरे सफर को मैं कॉपी करूंगा, और उस पूरी जर्नी को कॉपी करते हुए, है ना, वो एक तरीके से ट्रिब्यूट टाइप था कि वो भी सेम वही करना चाहते थे, सेम रूट पर जाकर के ट्रैवल करना चाहते थे अराउंड द वर्ल्ड। तो इनको देखते हुए ये इनका परिवार जो है तय करता है कि हम लोग भी सेल करने के लिए निकल पड़ेंगे। अब यहां पर इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बहुत जरूरी है कि हम लोग ना बोट के, ये जो नाव है इसके, सेल बोट के कुछ पार्ट्स के बारे में जान लें, क्योंकि ये टर्म्स जो हैं वो बहुत ज्यादा चैप्टर के अंदर यूज हो रहे हैं। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि ये कौन सा टर्म है, मास्ट क्या होता है, स्टर्न क्या होता है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो देखो बेटा, बोट तो आपने सबने देखी ही होगी। अब यहां पर थोड़ा सा समझना कि बोट के बीच में जो पोल है ना, ये दिस पोल, ये जो इतना लंबा सा डंडा है जिसके ऊपर ये फ्लैग टाइप का ये जो तुम्हारा है ना लगा हुआ है, तो इस डंडे को हम बोलते हैं क्या? इस डंडे को हम बोलते हैं मास्ट। यहां पर लिखा हुआ है। ये जो ट्रायंगुलर एरिया है इधर की तरफ, इसे हम बोलते हैं जिब। इसको स्टॉर्म जिब भी बोला जाता है, क्योंकि जब तूफान आता है, तो जब तूफान आता है, लहरें बड़ी हो जाती हैं, तो लहरें जो है ना वो उसका पानी अंदर आने से बचाता है, ये वाला हिस्सा। तो लहरों का पानी यहां पे टकरा करके वापस चला जाता है, तो ये स्टॉर्म जिब होता है। ये इधर का जो हिस्सा है ना, ये वाला जो सेल है, इसे हम मेन सेल कहते हैं। अब ये नीचे का ये जो हिस्सा है, ये दिस इज कॉल्ड बूम। ये है कॉकपिट। यहां पर खड़े होते हैं ना लोग, तुम लोगों ने देखा होगा, यहां पे खड़े होकर के वो पूरा का पूरा आप जो है व्हील होता है चलाते हैं, पूरा डायरेक्शन देते हैं बोट को। ये है डेक। आप लोगों ने देखा होगा काफी ऐसे, जैसे बोट में है ना, या क्रूज पे पार्टीज होती है तो डेक वगैरह पे लोग डांस वांस कर रहे होते हैं। ये एरिया है जहां पे लोग खड़े होते हैं, ठीक है। जो पिछला हिस्सा होता है बोट का उसे हम स्टर्न कहते हैं। ये होता है रडर। नीचे का ये जो हिस्सा है इसे कील बोलते हैं। ये इतना हिस्सा है हल। आगे का जो हिस्सा है इसे हम बोलते हैं बो। तो ये सभी जो पार्ट्स हैं बोट के, ये आप एक बार ही देख लो, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि चैप्टर में ना इनका काफी टर्म्स का यूज हुआ है आपको समझाने के लिए कि क्या प्रॉब्लम आई, इन्होंने क्या क्या किया। तो हम शुरू करें फिर अब चैप्टर को। ये आपने देख लिया है, ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है, जैसे कि मैंने बताया कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये जो है समरी, ये बताती है, बहुत ही ज्यादा बहादुरी को डिस्प्ले करती है कि जो फैमिली है उसने कितने ज्यादा बहादुरी के साथ, है ना, पोर्ट्रे किया, कितने ज्यादा बहादुरी के साथ संभाला उस सिचुएशन को। ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई भी गिव अप कर देता, लोग हार मान जाते, छोटे छोटे बच्चे थे डर जाते, लेकिन छोटे बच्चे से लेकर के बड़े जो इनके पेरेंट्स थे वो सब डटे रहे, जुटे रहे एक साथ और लड़ते रहे, और वो स्टॉर्म से बाहर निकला है। सो यहाँ पे स्किल्स, यहाँ पे एक्सट्रीम ब्रेवरी आपको देखने को मिलेगी। गॉर्डन कुक और उनकी फैमिली जो है, क्रूमैन और सब ये लोग साथ में मिलकर के एक वॉर के साथ आ जाते हैं, मतलब कि ये ना एक जंग में पड़ जाते हैं। ये लोगों ने सोचा था कि जेम्स कुक की तरह हम भी क्या करेंगे, जेम्स कुक की तरह हम भी उस रास्ते पे जाएंगे और पूरे दुनिया का चक्कर लगा करके आएंगे, लेकिन रास्ते में ये समुद्र के एक ऐसे हिस्से में फंस जाते हैं जहां पर हो जाती है बहुत ज्यादा दिक्कत। अब इन्हें पता होता है कि वो जो समुद्र है ना, वो बहुत ही ज्यादा तूफानी है, वहां पे बहुत दिक्कत होगी। तो रास्ते में अपने साथ दो क्रूमैन को, दो एक आप कह सकते हो हेल्पर्स को ले लेते हैं। अब वो जो दो हेल्पर्स होते हैं और इनका ये जो परिवार, ये 6 लोग मिलकर के बहुत ही बड़ी जंग में पड़ जाते हैं पानी के साथ। अब क्या होता है, कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे बच के निकलते हैं, वो तो फिर हम लोग अब चैप्टर के अंदर ही जानेंगे। चलो, सो देखो, जुलाई का महीना था, कौन सा ईयर था, 1976। ये कुछ चीजें अगर हम मार्क करते हुए चलेंगे ना अभी साथ में, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सो इन द मंथ ऑफ जुलाई इन ईयर 1976, जो राइटर है हमारे गॉर्डन कुक, उनकी वाइफ है, ठीक है, मैरी, उनका बेटा है जॉनथन और उनकी बेटी है सूजन। अब जॉनथन जो है वो 6 साल का है, सूजन जो है वो 7 साल की है। 6-7 साल के हैं ये बच्चे, जॉनथन एंड सूजन। ये लोग ना प्लाईमाउथ, कहां पे, इंग्लैंड के रहने वाले हैं ये। तो अब आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये लोग इंग्लैंड के रहने वाले होते हैं, ठीक है, और इंग्लैंड कहां, प्लाईमाउथ के रहने वाले होते हैं ये, ठीक है, ये यहां के रहने वाले होते हैं। अब ये यहां से क्या करते हैं, ये ना 200 साल पहले जेम्स कुक ने एक जर्नी की थी।
200 साल पहले, यानी कि 1776 में आप सोच सकते हो, ठीक है। सो 200 साल पहले जेम्स कुक ने एक सेम ऐसी जर्नी की थी, वो सेम उस रास्ते पे पूरी दुनिया का जिन्होंने जो चक्कर लगाया था। तो ये इतने जुनूनी होते हैं, इनको इतना ज्यादा मतलब ऐसे पैशनेट होते हैं ये सेलिंग को लेकर के, कहते हैं मैं भी वही करूंगा। और मैरी जो इनकी वाइफ है, उनका कैरेक्टर इतने अच्छे से डिस्प्ले करा है कि ये भी ना इनके साथ होती है। मतलब होता नहीं है कि तुम जो करना चाहते हो, तुम्हारे पैशन में, तुम जिस चीज को लेकर के पैशनेट हो, हम पूरा सपोर्ट देंगे। तो पूरी फैमिली इनको सपोर्ट करती होती है, पूरी फैमिली इतना टाइम लगाती है, ये अपनी बोट वोट बनवाते हैं प्रॉपर, और उस बोट को पूरा टेस्ट करवाते हैं कि ये बोट बुरे से बुरे मौसम में खरी उतरे, इसको कुछ ना हो। और इनकी 16 साल बिता देते हैं अपनी जिंदगी के अपनी स्किल्स बेहतर करने में, कि भाई अगर कल को हम निकल पड़ते हैं पूरी दुनिया का चक्कर लगाने, तो मौसम और सब कुछ देखते हुए हमें बहुत ही अच्छे से सारी चीजें पता होनी चाहिए, हमें सब कुछ अपने आप संभालना आना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े समुद्र में आप कहां मदद मांगोगे। तो ये अपनी स्किल्स को और ज्यादा शार्पन करने में पूरे 16 साल लगा देते हैं। जब भी इन्हें मौका मिलता है तो ये अपनी स्किल्स को जो है बेहतर करते हैं वहीं ब्रिटिश वाटर्स में, ठीक है। अभी क्या होता है कि ये यहाँ इंग्लैंड प्लायमाउथ के रहने वाले होते हैं, और ये 200 साल पहले जो कैप्टन जेम्स कुक ने जर्नी जो की थी उसी को दोबारा से कॉपी करने की कोशिश करते हैं। अब ये क्या होता है कि ये ना अपनी जो शिप है खुद बनवाते हैं, और वो शिप का नाम होता है वेव वॉकर। वो शिप जो है काफी मतलब वुड की बनी हुई होती है, काफी भारी भरकम बड़ी सी 23 मीटर लॉन्ग, काफी अच्छी शिप बनवाते हैं ये, और उसको खूब टेस्ट करवाते हैं पानी में उतरवा करके, कि भाई बड़े से बड़े मौसम खराब हो जाए, बड़े से बड़े तूफान में वो शिप जो है वो डटी रहे, टिकी रहे, उसे कुछ भी ना हो। और खुद भी बहुत टाइम निकालते हैं, पूरी जिंदगी में इतना सारा समय तुम सोचो डेडिकेट कर देते हैं अपनी स्किल्स को बेहतर करने में, इतने ज्यादा पैशनेट होते हैं ये उस ट्रिप, उस जर्नी को लेकर के। अब होता क्या है कि ये ना अपना इंग्लैंड से कहां की तरफ पहुंच जाते हैं, इंग्लैंड से ये ट्रैवल करते 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 पहुंचते हैं साउथ अफ्रीका के केप टाउन में, ठीक है। साउथ अफ्रीका के केप टाउन में ये पहुंच जाते हैं। यहां तक इन्होंने कितना सफर तय कर लिया था, इतना सफर ये तय कर चुके होते हैं, यानी कि 1,05,000 किलोमीटर तय करके, इंग्लैंड से सेल करते हुए 1,05,000 किलोमीटर तय करके ये जब केप टाउन पहुंचते हैं तो वहां पर रुकते हैं। वहां पर इनको 2 सेलर्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब कौन होते हैं, एक होता है लैरी विजिल जो कि एक अमेरिकन सेलर होता है, और एक इनको मिलता है कौन, हर्ब जो कि स्विस होता है। अब इनको ये क्यों ले लेते हैं, ये इनको अपने साथ इसलिए ले लेते हैं क्योंकि अब ये साउथ अफ्रीका से आगे का जो सफर लेने वाले हैं वो सफर में इनको रास्ते में मिलने वाला है सदर्न इंडियन ओशियन। और सदर्न इंडियन ओशियन जो है वो वन ऑफ द टफेस्ट ओशियंस है, कि यहां से गुजरोगे तो यहां पे तो बहुत ही तूफान, भयंकर मौसम, आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब इनका परिवार होता है 4 लोगों का, तो ये सोचते हैं कि भाई अब हम यहां पर जाएंगे तो हमें ना थोड़ी सी हेल्प ले लेनी चाहिए, हमें क्रू मैन को साथ ले लेना चाहिए ताकि कोई भी दिक्कत हो तो मेरे पास हेल्प रहे। तो गॉर्डन कुक इसलिए इन दोनों को, हर्ब को और लैरी विजिल को अपने साथ ले लेते हैं, और यहां से फिर ये लोग निकल पड़ते हैं कहां, यहां से ये लोग ऑस्ट्रेलिया जा रहे होते हैं। यहां से ये लोग ऑस्ट्रेलिया जा रहे होते हैं, और ऑस्ट्रेलिया पहुंचने में इनको क्रॉस करना होता है सदर्न इंडियन ओशियन। अब ये जो पहला हिस्सा था ना 1,05,000 किलोमीटर्स का, ठीक है, ये जो पहला हिस्सा था ये केप टाउन तक पहुंचने का, वो बहुत ही आसान था। यानी कि इंग्लैंड से जब ये साउथ अफ्रीका केप टाउन गए तो जो इन्होंने 1,05,000 किलोमीटर तय किया वो आराम से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं आई, बढ़िया घूमते घूमते निकल गए, ठीक है। लेकिन वहां से जब दूसरा दिन था ये केप टाउन से निकल पड़े थे, और यहां पे ये याद रखने आपको जरूरी है कि बेटा इनको ना पूरी दुनिया का चक्कर लगाने में 3 इयर्स का टाइम लगता, 3 साल का टाइम लगता, कि ये 3 साल में पूरी दुनिया का चक्कर लगा करके जहां से शुरू किया था वहां वापस पहुंच जाते। अब शुरुआत का जो था सफर अच्छा गया, अब केप टाउन से ये निकल पड़े ऑस्ट्रेलिया की ओर, सदर्न इंडियन ओशियन था उसमें तैर रहे थे उस पानी में। अब ये वहां से जब सेल करते हुए जा रहे थे तो दूसरा ही दिन हुआ था, है ना। तो क्या हुआ कि इनको बहुत तेज हवाओं का सामना करना पड़ा, काफी तेज तेज हवाएं चल रही थी, मौसम थोड़ा सा बदल रहा था, बिगड़ रहा था। पर यहां पर हमारे जो गॉर्डन कुक है वो बोलते हैं कि मुझे ना हवाओं से दिक्कत नहीं थी, हवाएं तेज चल रही थी, मौसम बदल रहा था, मुझे उससे दिक्कत नहीं थी। असल में दिक्कत थी इनको लहरों से। वो जो लहरें थी वो इतनी ऊंची थी कि आप ये मानो कि ये अगर इनकी बोट है ना इस तरीके से, ये अगर इनकी बोट है यहां पर, ठीक है, ये बोट है, तो लहरों का जो साइज था, लहरों का साइज इनके मास्ट जितना था। सोचो
यहां तक लहरों का साइज था। मास्ट ये डंडा होता है बीच का, अभी मैंने बताया था ना आपको, तो ये जो है ये मास्ट है। तो यहां तक का इतनी बड़ी बड़ी लहरें थी कि मतलब अगर ये लहर जो है ना गलती से अगर यहां पे गिर जाए तो पूरी बोट डूब जाए, इतनी बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी 15 मीटर अबव, है ना। दैट वॉज एज हाई एज द मेन मास्ट। तो इनका 15-15 मीटर लंबी ये लहरें आ रही थी, जो कि इनकी बोट के इस पूरे मेन मास्ट जितनी लंबी थी। ये देख करके हमारे ऑथर को लग रहा था डर कि भाई हवाएं चल रही है वो तो ठीक है, लहरों का साइज देखो कितनी बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं। अब हुआ क्या, 25 दिसंबर आया। 25 दिसंबर तो हम सभी जानते हैं कि क्रिसमस होता है। तो इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने ना वहीं पर अपने यहीं पर क्रिसमस ट्री वगैरह के साथ अपनी बोट पे ही क्रिसमस को मनाया। ठीक है, अब हुआ क्या कि 3500 किलोमीटर ये लोग आगे गए। अब जो फैमिली है, फैमिली ने ऐसे ही समय निकल गया, इनको लगा कि यार न्यू ईयर आएगा, न्यू ईयर तक थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाएगा, मौसम जो है बदल जाएगा। मौसम बदला तो सही, लेकिन और खराब हो गया। अच्छे में नहीं बदला और बुरे में बदल गया। तो न्यू ईयर भी इन्होंने 1 जनवरी पहला जो दिन था नए नए साल का, वो भी इन्होंने सही से निकाल लिया जैसे तैसे। लेकिन दिक्कत कब आई, दिक्कत आई जब सुबह 2 जनवरी को इन्होंने सुबह देखी, जो डॉन था। डॉन यानी कि सुबह का जो टाइम रहता है, ठीक है, सूरज निकलने से पहले और जो हल्की हल्की सुबह सी हो जाती है ना, उस टाइम पे। तो 2 जनवरी जैसे ही आपका दूसरा जनवरी का दिन शुरू हुआ, उस टाइम पर दिक्कत आई, क्योंकि अब जो है लहरों का जो रुख था, जो लहरें थी, वो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। और ये पता है कैसे चल रहे थे, मतलब लहरें ऐसे 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 लहरें आ रही थी और इनकी जो बोट है लहरों पे ऐसे ही गोते खा रही थी। बोट भी इनकी ऐसे 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 लहरों से करते हुए चल रही थी। और ऑथर बता रहे गॉर्डन को कि देखने में ऐसा लग रहा था कि ये लहरें कभी खत्म ही नहीं होंगी, मानो दुनिया के पता नहीं कितने सारे के सारे समुद्र यहां पे मिलकर के आ गए हैं और उनकी लहरें आई जा रही हैं, लहरें खत्म ही होने का नाम नहीं दे रही। जहां तक नजर आ रहा है बस समुद्र में ऐसी ही लहरें आ रही हैं। तो इनके लिए ना वो बहुत प्रॉब्लमैटिक था। ये जो है इनकी बोट इस तरीके से लहरों के ऊपर सर्व करते हुए चल रही थी। अब आगे क्या हुआ, अनफ्रेंडली वेदर एंड मैसिव वेव्स फोर्स द सेलर्स टू स्लो द स्पीड। अब इनकी जिस भी स्पीड पर इनकी बोट चल रही थी, इन्होंने अब क्या करा, इन्होंने अपनी बोट को स्लो करने का सोचा। अब तूफान आ रहा है, इतनी तेजी से तो निकलेंगे नहीं, इन्होंने सोचा थोड़ा धीरे कर लेते हैं भाई, पता चले दिक्कत आ जाए, धीरे धीरे आराम आराम से चलेंगे, तूफान का समय वैसे है। इन्होंने अपनी बोट को धीरे करने का सोचा। तो इन्होंने अब क्या किया, ये जो मेन स्टॉर्म जिब था, जो मैंने आपको बताया ना, जो स्टॉर्म जिब था, इन्होंने उसको नीचे उतार लिया, ताकि अब थोड़ी सी हमारी बोट स्लो डाउन हो जाए। और इन्होंने बहुत सारे अलग अलग प्रिकॉशंस लिए। इन्होंने स्टर्न जो है ना, स्टर्न यानी कि बोट का पिछला हिस्सा, वहां से बड़ी बड़ी जो रस्सियां हैं उसको लूप वगैरह बांध करके, डबल डबल लूप बांधे। और इन्होंने अपनी ड्रिल परफॉर्म करी। ड्रिल क्या, जैसे होता है ना कि फायर ड्रिल आप लोगों के स्कूल्स में होती होगी, कि अगर अलार्म बजता है तो हमें क्या करना है, हमें उठ करके लाइन बना करके इस रास्ते से जाना है। सो एक ड्रिल इन्होंने तय कर रखी थी कि हमें क्या क्या करना है, हमें अपनी लाइफ जैकेट पहन लेनी है, जब भी मौसम खराब होने लगे तो पहले से सेफ्टी मेजर्स लेने हैं। तो इन्होंने ना अपनी वो ड्रिल परफॉर्म करी। इन्होंने ना ऐसे जैकेट्स पहन लिए, कपड़े पहन लिए जिनके ऊपर ऑयल लगा हुआ था, ताकि क्या हो, ताकि इन्हें दिक्कत ना आए। अगर कल को पानी वानी में, जैसे बोट कुछ ज्यादा खराब हो जाए, बोट पलट जाए, पानी वानी में अगर ये गिर जाए, तो इन्होंने पूरा अपने ऊपर लाइफ जैकेट्स वगैरह पहन करके सेफ होकर के बैठ गए थे, क्योंकि समझ में आ रहा था कि अब मौसम और ज्यादा खराब होने वाला है और अब अच्छा नहीं होगा। अब कुछ मतलब होता है ना कि मौसम खराब होने का पहले का वो एक अंदाजा लग जाता है। तो ये समझ गए थे कि अब कुछ बुरा ही होने वाला है। The risk was so obvious that the sailors accomplished a life raft drill. जैसे कि मैंने बताया, इतना मौसम खराब हो गया था, इन्हें समझ में आ गया था कि अब दिक्कत ही आएगी, अब आगे का मौसम और खराब होगा। तो इन्होंने अपनी लाइफ राफ्ट की पूरी ड्रिल कर ली थी, लाइफ लाइन जो है बोट से, लाइफ जैकेट्स वगैरह पहन लिए थे। अनएक्सपेक्टेडली एट 6 PM, तो 2 जनवरी की बात हो रही है, 2 जनवरी को, है ना, 6 बजे शाम को। अब हुआ क्या, 6 बजे शाम को इनके ऊपर आ टूटी एक बहुत बड़ी आफत। हुआ क्या कि हमारे जो ये है ना ऑथर, ये व्हील पकड़ रखा था इन्होंने बोट का, जिससे हम डायरेक्शन देते हैं बोट को, इन्होंने व्हील पकड़ रखा था। अब हुआ क्या कि ना इनको ऐसे लगा कि एक बहुत ही आसमान जो है वो और काला होता चला जा रहा है, और गहरा काला होता चला जा रहा है, मौसम खराब हो रहा है। तो इन्होंने देखा, इनको लगा कि एक बहुत बड़ा बादल इनकी ना बोट के ऊपर आ गया। लेकिन जब देखा तो वो बादल नहीं था, असल में बोट के पीछे से एक इतनी बड़ी वेव जो है वो डबल साइज की थी। पुरानी जो वेव्स थी 15 मीटर, उससे डबल साइज यानी 30-30 मीटर लंबी जो है एक वेव इनकी बोट के ऊपर ऐसे आ चुकी थी, और वो वेव इस तरीके से इनके बोट के पिछले हिस्से को कवर कर रही थी। अब हुआ क्या कि धीरे धीरे पिछले हिस्से से जो, जैसे अब ये आपको अगर मैं समझाऊं तो फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बोट है और अगर ये वेव है, तो ये वेव ने ना बोट के पिछले हिस्से को ऐसे कवर कर लिया था, बोट हल्की सी पीछे
पीछे से उठने लग गई थी। तो इनको लगा कि बोट जो है पीछे से उठ करके वेव के ऊपर से निकल जाएगी, हम सेफली इसमें से इसके ऊपर से तैर करके निकल जाएंगे। पर हुआ क्या बदकिस्मती से कि वो वेव जो है वो बोट के ऊपर आकर के टूट पड़ी, और जैसे ही वो इतनी बड़ी वेव आकर के बोट के ऊपर टूट पड़ी तो हमारे ऑथर ने व्हील संभाल रखी थी, उनका सर एकदम से व्हील पर लगा। अब भाई इनको आई बहुत गहरी चोट, और पानी पानी पूरे बोट में फैल गया था। इनके आप कह सकते हो कि इनके ना पूरे मतलब ऐसे जॉ पूरा ब्रेक हो गया था, दांत वांत टूट गए थे, रिब्स में चोट आई थी, और ये क्या हो गया, ये वहां पर पानी में पूरी बोट में पानी भर गया और ये पानी में डूबने से लगे, ये पानी में डूबने लगे। अब ऐसा भी नहीं कि पानी के बाहर थे, ऑलमोस्ट थे बोट के, मतलब बोट के बाहर नहीं थे, थे बोट के अंदर ही, लेकिन बोट के अंदर पानी इतना भर गया था वो वेव के टूट जाने से, लहर के गिर जाने से, कि बोट में इतना पानी भर गया था इन्हें लग रहा था कि अब ये जा रहे हैं और ये मरने वाले हैं। ठीक है, सो जैसे कि मैंने बताया अनएक्सपेक्टेडली एट 6 PM 6 बजे शाम को एक टेरिफिक एक्सप्लोजन हुआ, बहुत बड़ी ऐसे गरजते हुए वेव वॉकर के ऊपर क्या हुआ, एक बहुत ही बड़ी वेव आकर के टूट पड़ी। द वेव वॉकर वॉज अबाउट टू ओवरटर्न व्हेन अनदर मैसिव वेव हिट इट थ्रोइंग इट अपराइट ऑन द वन मोर टाइम। अब हुआ क्या कि इस पूरी बोट में पानी भर गया, और ये जो है ये पानी के अंदर ऐसे डूबते चले जा रहे थे। इनको बस धीरे धीरे लग रहा था कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा, पानी इनके सर के ऊपर चला गया था, इन्हें लगा मैं नहीं बच पाऊंगा, अब मैं गया। लेकिन अचानक से इनका सर जो है वो पानी से बाहर आया। इन्होंने जैसे तैसे अपने साइड में थोड़ा सहारा लेते हुए बोट से ये खड़े हुए, है ना। अब ये बोट जो है ऐसे 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 गोते खा रही थी कि ये एक होता नहीं, एक गुड़िया को आप छोड़ दो, इधर से उधर पटके जा रही है, क्योंकि वेव्स जो हैं वो इतनी तेज थी और बोट इधर से उधर ऐसे ऐसे हिल रही थी कि ये इधर से उधर बस टक्कर खा रहे थे। इन्होंने जैसे तैसे अपना बैलेंस संभाला, इन्होंने व्हील को पकड़ा और इन्होंने देखा कि हर तरफ पानी ही पानी है, अब क्या किया जाए, अंदर भी पानी भर गया। लेकिन इनमें इतनी ताकत नहीं थी और इन्हें पता था कि मैं इतना बड़ा रिस्क ले ही नहीं सकता कि मैं जाकर के चेक करूं कि कहां कहां पानी भर गया है। तो इन्होंने सोचा कि अभी इसी को पकड़े रहना सेफ है, ये बैलेंस बना रहेगा, यहीं खड़े रहूंगा। अब बोट जो है इनकी, बोट तो ऐसे चल रही थी, पूरा मास्ट ऐसे था, है ना। इनकी बोट जो है पूरी इस तरीके से, अब ये जो बोट है वो तो इस तरीके से खड़ी रहती है, लेकिन इनकी बोट ना पानी में ऐसी तिरछी होने लग गई थी। अब थोड़ा सा और अगर जाता तो पूरी बोट पलट जाती, बोट तिरछी होने लग गई थी। लेकिन एक और वेव आई, एक और लहर आई, वो टकराई बोट से और बोट फिर से दोबारा से सीधी खड़ी हो गई। अब हुआ क्या कि इस बोट पे जो वो इतनी बड़ी वेव टूटी थी ना, वो लहर टूटी थी, उसकी वजह से बोट के ऊपर बहुत डैमेज आया, बहुत ज्यादा बोट जो है वो तितर बितर हो गई थी, टूट टाट गई थी, और उसकी वजह से बहुत पानी बोट के अंदर आ रहा था। So the writer was thrown back again to on the deck. His head and ribs were smashing, touching the walls of the wave walker. In spite of a lot of injuries, the writer took charge of the situation and decided to handle on its own. तो इनके रिब्स में आई थी, इनके पूरे जॉ में इनके दांत टूट गए थे, मुंह जो है पूरा वो बताते हैं कि खून से भर गया था, इतनी ज्यादा इनको चोट आ गई थी। लेकिन इन्होंने सोचा कि नहीं, जैसे तैसे मैं भी संभाल करके रखूंगा, प्रॉब्लम आ गई है बट मैं इसको, है ना, संभाल करके रखूंगा, मेरे को इस सिचुएशन को हैंडल करना है खुद से। अब लैरी और हर्ब जो है, पानी इतना ज्यादा भर गया था और बोट का, बेटा आप सोचो कि ये जो बोट है ना, ये जो बोट है, बोट का आगे का इधर का जो हिस्सा था, ये हिस्सा जो है, ये इस हिस्सा टूट गया था, ये फट गया था, यहां से पानी अंदर आ रहा था। तो इनके पास जो 2 क्रूमैन थे, लैरी और हर्ब, वो क्या कर रहे थे, इनके पास कुछ पंप थे, उन पंप को चला रखा था और पानी ना बाहर, बोट से बाहर फेंकने की कोशिश की जा रही थी। तो पानी बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनके 2 पंप जो है वो तो खराब हो गए थे। पर हुआ क्या कि इनको याद आया कि इनके एक चार्ट रूम के अंदर एक और पंप पड़ा हुआ है जो एक्स्ट्रा पंप है। इन्होंने उस पंप को पाइप से जोड़ा, उस पंप को चलाया और फिर पानी को बोट से बाहर फेंकना चालू किया। The author somehow managed to cover the canvas across the gaps to stop the water from entering into the ship. अब क्या हुआ, हमारे जो ऑथर हैं, ठीक है, इनकी वाइफ जैसे ही आई इनको देखते हुए, तो ऑथर हमारे तब व्हील पकड़ के खड़े थे, इनकी वाइफ ने देखा तो ऑथर ने अपनी वाइफ को कमांड दिया कि तुम आओ, तुम व्हील को पकड़ के खड़ी रहना, डायरेक्शन देना बोट को, मैं जरा नीचे जाता हूं और मैं ये जो खराब हुआ है ना, हिस्सा टूट गया, इसे ठीक करके आता हूं, संभालता हूं सिचुएशन को। ये जैसे तैसे अंदर गए। अब जब ये नीचे गए तो इनके बच्चे जो है वो बंक बेड्स पे बैठे हुए थे। ऐसा बेड होता है ना जिसमें एक नीचे लेटता है और सीढ़ी से चढ़ के एक ऊपर, तो बंक बेड पे बैठे हुए थे सबसे ऊपर, क्योंकि नीचे पानी भर गया था। अब इनकी जो बेटी है सूजन के चोट आई हुई थी काफी ज्यादा, उस बेचारी बच्ची का, 7 साल की बच्ची, उसकी पूरी आंख जो है वहां पे एक स्लिट था और ऐसे सूज गई थी और आंखें उसकी ऐसे 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 बंद हो गई थी, इतनी ज्यादा सूज गई थी। तो उसने, जैसे ही उसके पिता ने अपनी बेटी को देखा
उसके पिता उस बेटी ने बताया सूजन ने कि पापा देखो मेरे चोट लग गई है। तो उसके पापा के पास इतना ज्यादा टाइम ही नहीं था कि वो अभी बेटी की केयर करे, मैं उसे समझाऊं, मैं उसे प्यार करूं, दुलार करूं, उसकी पट्टी करूं, या अभी इन सबकी जान बचाऊं। तो उस बच्ची ने कुछ नहीं कहा। उस बच्ची ने भी ये बात समझते हुए कि भाई अभी पापा के पास इससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है और उनको अभी हमारी जान बचानी है, ये चोट तो तब ठीक हो जाएगी, पहले जान तो बचे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने बच्चों को थोड़ा सा दिलासा दिया और फिर उसके बाद वो एक कैनवस, उन्होंने इधर उधर से सामान देखा। कैनवस होता है एक बहुत ही थिक सा एक क्लॉथ, तो उन्होंने एक कैनवस को पकड़ा, हथौड़े वथौड़े कीले वीले लेकर के गए और इन्होंने इस ना एरिया जहां पे गैप था, जहां पे छेद हो गया था, जहां से पानी आ रहा था, उसमें ठोक ठाक करके कीले उसको सिक्योर किया कि अब पानी जो है इसके अंदर ना आए। अब यहां से क्या हुआ कि इन्होंने ना इनके जो पंप खराब हो गए थे, इन्होंने दूसरा शॉर्ट सर्किट हो गया था पानी के चक्कर में, तो इन्होंने दूसरा पंप निकाला था। दूसरा पंप निकाल करके पानी अब जो है बाहर निकालना शुरू कर दिया था। थोड़ा बहुत पानी कैनवस में से थोड़ा बहुत पानी आ रहा था, लेकिन वो जो कैनवस का कपड़ा था उसने मेजर जो है ना गैप उसे फिल कर दिया था। इतना बड़ा गैप जो था वो भर दिया था। अब जो ज्यादा पानी है, जो लहरें हैं, वो टकरा करके वापस जा रही थी, हल्का बहुत पानी ही अंदर आ रहा था। तो मतलब पहले से तो सिचुएशन थोड़ी सी इन्होंने संभाल ली थी उस वक्त। अब लकीली राइटर फाउंड अ स्पेयर इलेक्ट्रिक पंप। जैसे कि मैंने बताया कि उनके जो पंप्स जब खराब हो गए थे तो उनको चार्ट रूम में एक दूसरा पंप मिल गया था जो चला रहे थे ये और उससे पानी बाहर फेंक रहे थे। अब जो पूरी रात थी वो 2 जनवरी की पूरी रात इन्होंने कैसे निकाली, इन्होंने पूरी रात ऐसे शिफ्ट में निकाली कि कुछ लोग आराम करेंगे 2 घंटे, एक बंदा खड़ा रहेगा, पंप से पानी बाहर फेंकेगा, फिर वो जाकर के सो जाएगा, दूसरा बंदा आएगा वो पानी बाहर फेंकेगा। तो इन्होंने पूरी रात यही करा। इन्होंने व्हील स्टेयर किया, रिपेयर किया, है ना, पंप जो है उससे पानी भेजते रहे और रेडियो पे बार बार सिग्नल भेज रहे थे। ये मेडे 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 मतलब होता है जब हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाएं तो एक साइन होता है कि भाई कोई प्रॉब्लम आ गई है, हेल्प मांग रहे हैं। ये बोलते रहे। इन्हें वैसे भी पता था कि हेल्प नहीं आने वाली, क्योंकि बीचों बीच समुद्र के फंसे हुए थे, दूर दूर तक कोई नहीं था हेल्प करने के लिए। फिर भी ये ट्राई कर रहे थे कि काश हमारी किस्मत निकल पड़े। द ऑथर चेक द चार्ट्स एंड फाउंड दैट द एम्स्टरडैम आइल एम्स्टरडैम एक पूरा का पूरा आइलैंड था जिसका नाम था आइल एम्स्टरडैम। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने ना चेक करा, इन्होंने चेक किया कि एक जो है पूरा, इन्होंने ना अपने चार्ट्स वगैरह निकाले। इन्होंने एक सेक्सटन होता है, सेक्सटन का मतलब है एक ना पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है, थोड़ा सा कर्व्ड होता है, जिसको आप अपनी एक आंख पे रखोगे तो आप ना डायरेक्शन, समुद्र में अब रोड तो है नहीं बेटा कि ये पता चल जाएगा ये सीधा जाना है, यहाँ पे सामने है, इधर नहीं जाना, आप खो सकते हो। तो वहां पे ना एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक टूल होता है जिससे आप पता लगा सकते हो कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, कितना टाइम लगेगा, किस स्पीड से, कितना नॉर्थ में जाना है, कितना। तो वो पूरा जो टूल है उसे हम सेक्सटन बोलते हैं। इन्होंने चार्ट्स की मदद से पूरा कैलकुलेशन किया, सेक्सटन की मदद से पूरा देखा। फिर इन्हें याद आया, इन्हें समझ में आया कि क्या करना है कि यहां पर एक आइल एम्स्टरडैम नाम का आइलैंड है जो कि फ्रांस के लोगों ने अपना साइंटिफिक बेस बना रखा है। वहां पे फ्रेंच साइंटिस्ट होंगे, पक्की बात। तो इनको समझ में आ गया कि अब हमें क्या करना है, अगर हम जिंदा बचना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया तो हम पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि अब इनकी जो बोट है वो इतनी नहीं है कि वो अभी वहां तक पहुंचा दे, वो बीच में ही टूट जाएगी और ये सारे के सारे मारे जाएंगे। उसमें इतना दम नहीं था बोट में, इतना भी दम नहीं था कि मेन सेल को चढ़ा सके दोबारा। ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि हम ना आइल एम्स्टरडैम जो हमें पास पड़ेगा, अगर हम सही तरीके से गए, वहां पे पहुंच गए, अगर हमने कैलकुलेशन सही रखी, वहां पे जा सकते हैं, वहां पे मदद मिल सकती है, बच जाएंगे। तो इन्होंने सोचा हमें वहां जाना है। अब आइल एम्स्टरडैम जो है, इस आइलैंड को ढूंढना बहुत मुश्किल था, क्योंकि आप ये सोचो कि जैसे सुई की नोक होती है ना, हम इतने बड़े शरीर में अगर हल्की सी सुई की नोक चुबा दें तो वो सुई की नोक के बराबर था वो एम्स्टरडैम आइलैंड को ढूंढना, क्योंकि इतने बड़े विशाल समुद्र में वो सुई के नोक के बराबर आइलैंड था, सिर्फ 65 किलोमीटर बड़ा, सिर्फ और सिर्फ 65 किलोमीटर्स। सो ये उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ रहे थे, वो इनकी आखिरी उम्मीद थी। स्यू एंड जॉन यानी कि सूजन एंड जॉनथन जो है, उनको बहुत ज्यादा चोट आई थी, लेकिन दे वर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ दे वर ऑल टुगेदर। अब हुआ क्या कि बाद में जब थोड़ा सा मौसम, थोड़ा सा इनको लगा कि इन्होंने थोड़ी सी बोट मरम्मत कर ली, थोड़ा सा समय इनको ऐसा मिला कि अब जो है, अब हमें क्या करना है, अब हम थोड़ा सा सेल कर सकते हैं। थोड़ी सी जो इतनी बड़ी दिक्कत आई थी, हल्की बहुत हैंडल हुई, जैसे तैसे सिचुएशन संभाली। फिर ये अपने बच्चों के पास गए। जब बच्चों के पास गए तो देखा कि यहाँ पर भी चोट आ रखी है, यहाँ पे भी कट, और सूजन का ना सर का जो पूरा हिस्सा है वो बहुत ज्यादा सूज गया था, चोट बढ़ती चली जा रही थी, उसकी आंखें ऐसे हो गई थी जैसे कि सिर्फ एक स्लिट हो, इतनी ज्यादा सूज गई थी। तब जाकर के ना उन्होंने जो है, ऑथर ने अपनी बेटी से कहा कि बेटा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें चोट लगी इतनी ज्यादा उस वक्त। तो सूजन ने कहा कि पापा मुझे पता है
कि आपके पास इससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी और आप हमारी जान बचाने में बिजी थे, तो इसलिए मैंने आपको ये छोटी मोटी दिक्कत से परेशान करने का नहीं सोचा। और वहीं पर यहां पर उनका बेटा जॉनथन पूछता है कि डैडी क्या हम मर जाएंगे? तो ये अपने बच्चे को समझाने लगते हैं कि नहीं बेटा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो खुद ही कहता है कि मेरे को मरने से डर नहीं लगता। अगर मम्मी, आप, सूजन, मैं, अगर हम सब साथ में हैं तो मुझे मरने से बिल्कुल डर नहीं लगता। ये बात इतने छोटे से 6 साल के एक बच्चे ने कही, और ये सुन करके हमारे ऑथर में जो जज्बा आ गया कि भाई अगर ये इतना पॉजिटिव सोच सकता है, इतना ऑप्टिमिस्टिक है इस चीज को लेकर के कि नहीं मुझे किसी बात से डर नहीं लगता, अगर हम लोग सब साथ में हम निकल जाएंगे, तो उनको लगा कि नहीं अब मुझे कुछ भी करना है और मुझे अपने परिवार को सुरक्षित जिंदा किसी एक जगह पर पहुंचाना है ना। तो यहां से इनको जो जज्बा आया, यहां से इनको जो मोटिवेशन आई, फिर उन्होंने पूरा कैलकुलेशंस करा करके ढूंढ लिया कि भाई इस समय तक तो हमें पहुंच जाना चाहिए और हम यहां तक हमारे आइल एम्स्टरडैम तक पहुंच जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया, सू का जो हेड है वो स्वेल हो गया था, है ना, उसके बहुत ज्यादा डीप इंजरी थी। मोर ओवर द राइटर बिकेम एक्स्ट्रा डिटरमिन्ड टू सी द करेज ऑफ हिज चिल्ड्रन। वो और ज्यादा मोटिवेट हो गए थे अपने बच्चों का डिटर्मिनेशन देख करके कि छोटे छोटे बच्चे अगर नहीं हार मान रहे, इतने ब्रेव हैं इस सिचुएशन में, है ना, तो फिर मुझे तो इस सिचुएशन में और ज्यादा इनके लिए क्या करना चाहिए, इनका आइडल बनना चाहिए, मुझे इस सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से अब हैंडल करना पड़ेगा। फाइनली दे वर एबल टू टच द आइल एम्स्टरडैम। यहां पे गलत लिखा हुआ है, आइल की स्पेलिंग ILE होगा, आइल एम्स्टरडैम, ठीक है। अब क्या हुआ कि इन लोगों को लगा अब यहां पर ये थोड़ी देर के लिए सोने चले गए। इन्होंने ना अपने क्रूमैन को बता दिया कि इस टाइम तक क्या हो जाएगा, कि इस टाइम तक हम शायद पहुंच जाएंगे, तुम्हें ये वाला डायरेक्शन लेना है, इस डायरेक्शन में चलते चले जाओ इस स्पीड पर, इन्होंने बता दिया। अब इनके क्रूमैन को ना भरोसा तो नहीं था, बट उन्होंने मानी ये बात। इतना कुछ इनके साथ हो गया था इतने दिनों में कि इनको भरोसा नहीं था इनके क्रूमैन को, पर उन्होंने फिर भी बात मानी कि चलो ठीक है अब क्या ही कर सकते हैं, वो कह रहे हैं चल के देखते हैं। और ये तब तक जाकर के रेस्ट करने लग गए। इन्हें लगा शाम के 4-5 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे। अब ये रेस्ट करने लगे। अब अचानक से क्या हुआ, इनकी आंख खुली तो बाहर एकदम अंधेरा था और इनके बच्चे आए। इनको अपने बच्चों का सर दिखा एकदम ऐसे उठते हुए, बच्चे आए और वो बोलते कि आप दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हो। तो ये और इन्हें लगा कि शायद जो है ना हमने वो आइलैंड मिस कर दिया है, हम नहीं पहुंच पाए वहां तक। तो इन्होंने कहा कि नहीं बेटा आज नहीं, आज मैं दुनिया का बेस्ट पापा नहीं बन पाया। तो इन्होंने कहा नहीं पापा आप दुनिया के बेस्ट पापा हो और आपने हमें सेफली उस जगह तक पहुंचा दिया जहां पर आपने कहा था। और ये सुनकर के इन्होंने जब देखा कि व्हाट, क्या हम पहुंच गए हैं वहां तक, आइलैंड तक, हम आइल एम्स्टरडैम तक पहुंच चुके हैं। जब इन्होंने बाहर जाकर के देखा तो एक वॉल्केनिक जो है पूरा का पूरा आइलैंड इनको दिख रहा था। वो आइलैंड ऐसा था जो बंजर पड़े होते हैं ना, जहां पर बिल्कुल वेजिटेशन, बिल्कुल भी हरियाली नहीं होती है, वो वैसा एक आइलैंड था। लेकिन ये कहते हैं कि मेरे लिए तो सबसे सुंदर आइलैंड था, जान बची तो लाखों पाए भाई। तो उनके लिए तो वो भाई जन्नत के जैसा था कि हाँ ये आइलैंड मिल गया। अब वहां पर ऑलमोस्ट बहुत सारे 28 इनहैबिटेंट्स थे, वहां पे 28 लोग रह रहे थे आइलैंड पे। इन्होंने रात जो है वहीं पे बिताई अपनी बोट के ऊपर, और अगले ही दिन इन 28 लोगों ने इनकी मदद करी कि ये जो है बोट को किनारे लगा करके उतर करके आइलैंड पे आ सके। जब ये उतर करके आइलैंड पे आए और इन्होंने अपने पैरों के नीचे जमीन फील करी, तब इनको लगा कि बस वही वाली बात है, जान बची तो लाखों पाए। तो यहाँ पे अब ये बताते हैं कि जो सूजन की चोट आई थी ना, वो हल्की फुल्की चोट नहीं आई थी, काफी सर्जरीज हुई थी उस बच्ची की। उसके यहाँ पर दिमाग में कहीं पर एक ब्लड क्लॉट हो गया था, उसको निकालना पड़ा, काफी ज्यादा मेजर इंजरीज आई थी सभी को, इनकी रिब टूट गई थी। इनकी वाइफ ने पूरा इनका साथ निभाए रखा, उन्होंने पूरी व्हील संभाली जब तक ये बाकी चीजें कर रहे थे, मरम्मत कर रहे थे। तो इस चैप्टर में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे इन लोगों ने अपनी स्किल्स, हमारे गॉर्डन कुक की स्किल्स कितनी काम आई, कैसे सभी लोग बहुत ही ब्रेवरी के साथ इतनी बड़ी मुसीबत का सामना करते हैं। अपनी विल पावर वो बिल्कुल भी डाउन नहीं जाने देते। और छोटे छोटे बच्चे जो मतलब होता नहीं कि जल्दी से डर जाएं, वो भी इतनी मैच्योरिटी दिखाते हैं कि वो भी समझ जाते हैं कि नहीं ये तो बहुत ही एक मुश्किल की घड़ी है। सूजन एक 7 साल की बच्ची अपने पापा को अपनी चोट नहीं दिखाती, क्योंकि उसे लगता है कि अभी पापा बड़ी मुश्किल से डील कर रहे हैं और जान बचाना ज्यादा जरूरी है, शायद मेरे को ये छोटी चीज से उनको परेशान नहीं करना चाहिए। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यूनिटी कितनी ज्यादा थी फैमिली में, और विल पावर। और ये ऐसा टाइम था जहां पर लोग गिव अप कर देते कि अब शायद हम नहीं बच पाएंगे, अब कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। लेकिन फिर भी ये डटे रहे, डिटरमिन्ड रहे, और ये फाइनली अपनी इनकी जान बच सकी और ये आइल एम्स्टरडैम पहुंच गए। तो ये है हमारा चैप्टर, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन बी टुगेदर।
सो आई होप आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी, ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बारी इसको अपनी बुक में से जरूर रीड कीजिएगा। इसमें कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो आपको अपने एग्जाम में याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कि आपको इनकी जर्नी, आपको कुछ 3-4 चीजें याद रखनी है, वो मैं बता देती हूं। सबसे पहले आप डेट के हिसाब से याद रखिएगा कि कौन सी डेट पर क्या क्या इवेंट्स हुए थे, ये आपको पता होना चाहिए। और मेन चीज कि इन्होंने अपने आप को, जब तूफान आया तो इन्होंने उस सिचुएशन को कैसे बचाया। तो यहां पर हम एक माइंड मैप बना सकते हैं। अगर हम लोग चाहें इस चैप्टर को बहुत इन डेप्थ समझना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक माइंड मैप बना करके रखेंगे। अगर आप चाहें तो मैं भी आपकी हेल्प कर सकती हूं इसके अंदर नेक्स्ट लेक्चर में, कि मैं एक माइंड मैप लेकर के आऊं, जिसमें हम लोग पूरा एक चार्ट बना सकते हैं कि किस दिन ये कितना सफर तय करके कहां पहुंचे, फिर अगले दिन क्या हुआ, डेट के हिसाब से क्या क्या इवेंट्स हुए, किस दिन किस टाइम पर इनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। ये सारी चीजें अगर हम माइंड मैप के हिसाब से करके चलेंगे, तो यहां से जब हमें क्वेश्चंस आते हैं तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि कब कौन सा इवेंट हुआ था, इन्होंने उस दिन क्या किया था, कैसे अपने आप को बचाया, कब किस दिन क्या प्रॉब्लम आई थी। सो यहां से इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ना, जब क्लैरिटी बहुत अच्छी होगी तो आप सभी क्वेश्चंस के आंसर कर पाओगे। ठीक है, सो यही था आपका चैप्टर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि अगर कोई डाउट हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं अगली वीडियो में माइंड मैप भी लेकर के आऊं आप लोगों के लिए, ताकि आप उसकी हेल्प से खुद से भी एक बना सकें। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।